Hello students, I am your teacher for this lecture, and in this lecture we will discuss the multiple choice question of the chapter breathing and exchange of gases. So first question on your screen is oxygen is utilized by an organism to what? First option आपके पास यहाँ पर आता है, that is directly break down the nutrient molecules. सेकेंड ऑप्शन है इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स. थर्ड ऑप्शन है ऑब्टेन द नरिशमेंट फ्रॉम द फूड. और डी ऑप्शन आपके पास है बर्न द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनडायरेक्टली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है बाय द ऑर्गेनिज्म, इट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स. जो भी वो खाएंगे वो टूटेगा, एंड दैट इज कॉमनली नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन इफ इट इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. And if oxygen is not there, it is called anaerobic respiration. Very simple. Clear? तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन मतलब हमारे पास जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. बिकॉज सेकंड में इनडायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट नहीं है, इट इज ऑलवेज अ डायरेक्ट. नरिशमेंट ऑब्टेन नहीं किया जाता, वो तो वैसे भी खाने के ब्रेकडाउन से हो जाएगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनडायरेक्टली बर्न नहीं करना है यहाँ पर. सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास आता है दैट विल बी द ए ऑप्शन, विच इज डायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स. सेकेंड क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद ए produced by the cell is called B, which is commonly known as C. Now choose the appropriate option for the blank A, B and C to complete the given sentence. तो यहाँ पर बेटा अगर आप सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी का देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है फ्रॉम द एटमॉस्फियर, ठीक है, विद कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज किया जाता है बिकॉज बॉडी सेल में लगातार कैटाबॉलिज्म चल रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है. तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है. दैट इज बी विच इज कॉमनली नोन एज द सी. तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग. जब ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, इट इज नोन एज द ब्रीदिंग एंड ऑल्सो कॉमनली नोन एज द रेस्पिरेशन. इसको रेस्पिरेशन भी बोला जाता है. सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. बिकॉज अगर आप बेटा फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो ए के सामने लिखा है वाटर, वाटर इज नॉट एक्सचेंज. सेकेंड में ए के साथ लिखा है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑलरेडी हम ऑक्सीजन ले चुके हैं. तो डी ऑप्शन में ए के सामने है NO2. NO2 इज नॉट द गैस विच इज यूज्ड इन द एक्सचेंज. तो राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द सी ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमंग द वर्टिब्रेट्स ए यूजेस द गिल whereas the reptiles and birds and mammal respire through the B. Amphibians like frog can respire through C. तो इसमें हमने A B C फिल करना है. तो ऑब्वियसली बेटा जो फिश हैं वो गिल्स यूज़ करती हैं. एज यू नो पाइसेस में जो सुपर क्लास पाइसेस है दे ऑल यूजेस द गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. तो आप देखो कि ए ऑप्शन में ए के सामने फिश है, बी में फिश है, सी में फिश है, लेकिन डी में मैमल्स है. तो डी तो आप वैसे ही कट कर दो यहाँ से, ठीक है. अब आपके पास बचा ए और बी और सी ऑप्शन. तो व्हेन यू टॉक अबाउट द ए, तो ए में लिखा है फिश. बी में अगर हम बात करें रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की हो रही है और मैमल्स की हो रही है, तो ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स. लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, जो कि तीनों ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है. एम्फीबियंस में अगर फ्रॉग की बात करी जाए तो इनमें कॉमनली जो रेस्पिरेशन होता है वो थ्रू स्किन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. एंड ऑब्वियसली बेटा क्यूटेनियस के लिए दे हैव द मॉइस्ट स्किन. दैट इज वाई द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कैन अकर वेरी फास्टली, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि सी में आपके पास है फिशेस, लंग्स एंड यू हैव द मॉइस्ट स्किन. तो यहाँ पर थर्ड का जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज इन द ह्यूमन इज. एयर का पैसेज आपने बताना है ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो इसमें बेटा 4 ऑप्शंस आपके पास है, अगर आप ध्यान से देखो. फर्स्ट ऑप्शन में है नोज, देन लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई. क्लियर? देन बी ऑप्शन में है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई. अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के बाद है, जबकि वो पहले होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया. सेकंड ऑप्शन में ब्रोंकियोल पहले हैं, ब्रोंकाई बाद में हैं. तो सीक्वेंस में ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन भी गया, ठीक है. सी ऑप्शन में नोज से गया फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ब्रोंकियोल, फिर ट्रैकिया. तो ब्रोंकियोल बेटा ट्रैकिया से पहले आ गया, जो अगेन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग गलत है. तो बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास? डी. तो डी ऑप्शन में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज,
नेजल पैसेज से इंटरनल नॉस्ट्रेल, देन उसके बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल, और फाइनली वो कहाँ पहुंचेगा? एल्वियोलाई में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो कौन सा बनता है? डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। 5th में लिखा है कि ड्यूरिंग द स्वेलोइंग और द डीग्लूटिशन ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजेनियस फ्लैप। तो रिमेंबर ग्लॉटिस को कौन कवर करता है? एपीग्लॉटिस करता है। सो ए मस्ट बी एपीग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। देन ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द डैश कैविटी। कैविटी मतलब थोरेसिक कैविटी तक ये जाता है, मिड थोरेसिक कैविटी तक, बिल्कुल बीच तक, एंड देन डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड द राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। किसमें टूटता है? टर्शरी ब्रोंकाई में। जो ट्रैकिया है वो आगे जाके किसमें स्प्लिट हो जाता है? ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाता है। सो एप्रोप्रिएट आंसर में देखो ए एपीग्लॉटिस है, बी मिड थोरेसिक है। तो मिड थोरेसिक का बेटा एक ही ऑप्शन है आपके पास। बाकियों में तो देखो अगर आप हिंड थोरेसिक लिखा है या प्री थोरेसिक लिखा है तो डेफिनेटली ये ऑप्शन हो गई आपके पास गलत। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5? इट इज द बी ऑप्शन, बी, जिसमें कि ए है एपीग्लॉटिस जो ग्लॉटिस को कवर करेगा, ट्रैकिया एक्सटेंड करता है मिड ऑफ द थोरेक्स तक, और बेटा ट्रैकिया आगे जाके किसमें डिवाइड हो जाता है? ब्रोंकाई में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है एट विच थोरेसिक वर्टिब्रा डज द ट्रैकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड द राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो जो ट्रैकिया है विच इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड होती है और उसके बाद बेटा ट्रैकिया बाइफरकेट कर जाता है ब्रोंकाई में। तो किस लेवल पे जाके जो ट्रैकिया है वो बाइफरकेट करेगा? तो यू हैव टू रिमेंबर एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब जहां से बैक से आपका 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है उसी साइड पे आगे की तरफ ट्रैकिया बाइफरकेट कर जाता है। तो द आंसर इज 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, दैट इज द ए ऑप्शन। तो 6 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन आता है दैट इज द ए ऑप्शन एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा का नंबर याद रखो बेटा 5th है, और ये भी याद रखो कि कौन सा वर्टिब्रा है, कहीं लंबर या सर्वाइकल मत कर देना, थोरेसिक वर्टिब्रा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है नेजोफैरिंग्स ओपन थ्रू द ए ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। नेजोफैरिंग्स ने बेसिकली ओपन करना है लैरिंग्स में जाके, किसके थ्रू ओपन करना है? ऑब्वियसली बेटा ग्लॉटिस के थ्रू करना है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग, ठीक है, उसी के थ्रू वो ओपन करेगा। इनटू द बी, बी मतलब ग्लॉटिस इनटू द रीजन ऑफ लंग्स। तो यहां पर जो सही ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following statement is incorrect about the nasopharynx? nasopharynx के लिए बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है, मतलब जो फॉल्स है, जो इनकरेक्ट है। इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन इनटू द nasopharynx, दैट इज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। जो भी एयर आपने इनहेल करा वो अल्टीमेटली आपके नेजल चैम्बर में गया, नेजल चैम्बर से वो नेजोफैरिंक्स में जाएगा थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर ओनली। क्लियर? इट इज अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, बिल्कुल भी ठीक है, नेजोफैरिंक्स इज अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स। नेजोफैरिंग्स ओपन थ्रू द ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, और ये भी हमारे पास क्लियर आता है। कॉमन पैसेज फॉर एयर ओनली, इट इज द ओनली पैसेज ऑफ एयर, ये सिर्फ एयर को ही अलाउ करता है, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ द कॉमन पैसेज, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ द कॉमन पैसेज। क्लियर? इट विल अलाउ ओनली द एयर, नॉट समथिंग एल्स अलोंग विद एयर, सिर्फ हवा ही जाएगी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास है बी। लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन, लैरिंग्स जो है वो किसके बीच में प्रेजेंट है? लैरिंग्स बेटा आपका साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, ठीक है। तो लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस, ओके। ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल, यहाँ तो देखो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले लैरिंग्स आता है, उसके बाद आता है ट्रैकिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग, और ट्रैकिया के बाद आते हैं ब्रोंकाई, और फिर हमारे पास आते हैं ब्रोंकियोल्स, दिस इज द नेटवर्क। फिर आता है एपिग्लॉटिस एंड ट्रैकिया। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि हमारे पास फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद जो कवरिंग आती है ओपनिंग ग्लॉटिस, उसको कवर करता है एपिग्लॉटिस, फिर आता है लैरिंग्स।
तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिग्लॉटिस एंड द ट्रैकिया, मतलब इन दोनों के बीच में, या फिर ब्रोंकस एंड एपिग्लॉटिस। ब्रोंकस एंड एपिग्लॉटिस तो हम ले नहीं सकते, एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस भी नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर इज ऑब्वियसली द C1 की जो लैरिंग्स है वो एपिग्लॉटिस एंड ट्रैकिया के बीच में आपको मिलेगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास आता है C ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास है कि विच पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है जिसको बेसिकली आप साउंड बॉक्स बोलते हो, विच इज प्रोड्यूसिंग द वॉइस या वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी बोला जाता है। वो डेफिनेटली हमारे पास लैरिंग्स है, क्योंकि अगर मैं ट्रैकिया की बात करूं तो देखो ट्रैकिया विंड पाइप है, तो इसका मेन काम होता है एयर को कंडक्ट करना, साउंड प्रोडक्शन नहीं होगा। नेजोफेरिंग्स में भी सिर्फ एयर प्रेजेंट है, नो साउंड प्रोडक्शन। ग्लॉटिस जो है वो ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर ट्रैकिया में जाएगी, अगेन नॉट साउंड प्रोडक्शन। So the right option for the question number 10 is A, that is the larynx, which is a pure cartilaginous structure and that help in the sound production in case of humans. नेक्स्ट है फ्रिक्शन ऑन द लंग सर्फेस इज रिड्यूस्ड बाय। लंग्स ने बेटा देखो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है। आप अगर सांस लेते हो तो हवा भरती है तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, हवा निकलेगी तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो लंग्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहेगा। तो इस मूवमेंट को फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट क्या है कि अगर आप ये लंग्स की बात करो तो लंग्स में बेटा ये दो मेम्ब्रेन्स आपको नजर आती हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज द पेराइटल प्लूरा एंड द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज द विसरल प्लूरा। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कैविटी है, विच कैविटी इज नोन एज द प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी में बेटा लिक्विड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये बेसिकली फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है लंग्स को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइक ब्रीदिंग, जब आपने इनहेलेशन करना है या फिर एक्सहेलेशन करना है। तो डी में लिखा है म्यूकस मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लंग, नॉट द राइट आंसर। एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, नॉट द राइट आंसर। बी है सिंगल लेयर्ड प्लूरा, रॉन्ग आंसर, क्योंकि प्लूरा जो है वो डबल लेयर्ड है बेटा, डबल लेयर्ड। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे पास बनता है दैट विल बी द ऑप्शन ए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कंडक्टिंग पार्ट है बेटा, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है? पहली बात तो देखो कंडक्टिंग पार्ट उसको बोला जाता है जो एयर को कंडक्ट करेगा, फिर दूसरा वो एयर को बेटा क्लीन भी करेगा, और तीसरा वो एयर को ह्यूमिडिफाई भी करेगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर के बराबर भी लाना है, ठीक है। अब ये काम कंडक्टिंग पार्ट करता है। तो कंडक्टिंग पार्ट हमारा स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो हमारी नाक की ओपनिंग्स हैं, अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वहां तक, ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रिल वाला ऑप्शन गलत है, एपिग्लॉटिस टू ट्रैकिया गलत है, लैरिंग्स अप टू ब्रोंकाई गलत है। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 इज ए। तो ए में है कंडक्टिंग पार्ट, क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, क्लीन करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा। कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स में जो मूवमेंट आप एयर की करोगे अंदर बाहर, अंदर बाहर का मतलब हुआ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो आप कैसे करते हो? फर्स्ट है इम्बाइबिशन, इट इज नॉट द फिनोमिना फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर, इट इज बेसिकली फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। प्रेशर ग्रेडियंट, नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैसेस का अगर पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा तभी बेटा वो डिफ्यूज करेंगी, तभी वो मूव करेंगी। दे जनरली मूव फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर पार्शियल प्रेशर। दिस इज हाउ द गैसेस अंडरगो मूवमेंट। ऑस्मोसिस नहीं है, डिफ्यूजन नहीं है। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13 इज द बी ऑप्शन, विच इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय, इंस्पिरेशन को कौन इनिशिएट करता है? तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेना।
इनहेलेशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है बेटा वो इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है इट शुड बी इंक्रीज। वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको पता है प्रेशर गिरेगा और प्रेशर चला जाता है नेगेटिव में, सो देयर इज नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्लियर? तो गैस जो है ऑक्सीजन वो बाहर हाई प्रेशर पे है, सो इट विल डिफ्यूजेस इनटू द थोरेसिक कैविटी। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बेटा जो इंस्पिरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब जहां पर मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी खर्च होगी। कौन कौन से मसल्स हैं? इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम मसल। तो बी ऑप्शन में आपके पास लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, क्योंकि जब डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायाफ्राम जो है वो डोम शेप होता है, इस तरीके का, ऐसे आर्क्ड। तो ये चला जाता है हमारे पास नीचे को, तो जब ये नीचे को आ जाएगा तो ये फ्लैट हो जाता है, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर गिर गया। दिस विल रिजल्ट इनटू इंस्पिरेशन। तो एक्सटेंशन नहीं करना है, ना ही डायाफ्राम का ना ही लंग्स का, और लंग्स का बेटा कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं करना है, उल्टा वॉल्यूम बढ़ाना है हमने ताकि प्रेशर गिरे, ताकि इनटेक हो ऑक्सीजन का। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है A in the pulmonary volume, B in the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which force the air from C to move into the lungs, D. Choose the correct option for A, B, C, D. तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास अगर यहाँ पर लिखा है टू मूव इनटू द लंग्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? मूव इनटू द लंग। इनटू द लंग मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन बेटा, हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हवा लंग्स के अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है? लंग्स के अंदर जा रही है ना। तो आप ये देखो कि डी को लिखा है एक्सपिरेशन, तो डी इज नॉट एक्सपिरेशन, डी इज व्हाट? इंस्पिरेशन। गेटिंग? तो ए हो गया गलत, बी भी हो गया रॉन्ग, क्योंकि बेटा डी में एक्सपिरेशन लिखा है। बचा आपका ऑप्शन सी एंड डी, जिसमें डी को लेबल करा है इंस्पिरेशन। तो बाकी के पॉइंट्स आप देखो, विच फोर्स द एयर फ्रॉम दिस टू मूव इनटू द लंग। तो इंस्पिरेशन में एयर कहाँ से कहाँ जाती है? बाहर से लंग्स में जाती है, बाहर से लंग्स में जाती है ना, तो ऑब्वियसली आउटसाइड आएगा, आउटसाइड टू लंग्स, ठीक है? फिर उसके बाद देखो, बी द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी जो है वो बेसिकली क्या दिखा रहा है? पल्मोनरी वॉल्यूम। अब अगर आपने पल्मोनरी वॉल्यूम सपोज करो बढ़ा दिया, तो उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर गिरेगा तो बहुत नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव में चला गया तो डेफिनेटली गैस विल डिफ्यूज फ्रॉम आउटसाइड, that is from higher pressure, to inside, that is toward lower pressure. तो right option क्या है? A increase, B decrease. पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो गैस बाहर से चलेगी लंग्स के अंदर, और इसको हमने क्या बोला? इंस्पिरेशन। सो द राइट ऑप्शन फॉर द 15 नंबर क्वेश्चन इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द एक्सपीरेशन। अब एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होगा? एक्सपीरेशन इज बेसिकली अ पैसिव प्रोसेस। तो पैसिव प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, ठीक है? तो डायाफ्राम के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली डायाफ्राम होता है बेटा डोम शेप, है ना? तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, लेकिन जब इसको रिलैक्स करेंगे तो ये वापस कैसा हो जाता है? वापस से ये डोम शेप हो जाता है, ताकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो और कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट से बाहर निकले, ठीक है? तो एक्सपीरेशन के टाइम पे डायाफ्राम विल बिकम डोम शेप। फ्लैट नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लैट तो बेटा इंस्पिरेशन में होता है, ऑब्लिक भी पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज द डोम शेप। तो 16 का जो राइट आंसर हम लोगों के पास आता है दैट विल बी द सी ऑप्शन।
नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, एडिशनल मसल ऑब्लीक। एडिशनल मसल्स हैं आपके पास जिनको ऑब्लीक मसल बोला जाता है, कहाँ प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, और इन मसल की हेल्प से आप अपना इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, मतलब रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्लीक मसल। तो ये ऑब्लीक मसल हमें मिलते हैं एब्डोमेन यानी कि हमारे स्टमक में। ये ऑलरेडी आपको पता भी है कि स्टमक में एडिशनल ऑब्लीक मसल हैं विच आर कॉल्ड एब्डोमिनल मसल दैट एक्चुअली हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो 17 का जो सही ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम में हमने ए बी सी बताना है। तो पहले तो सीधा डायग्राम पे आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ द थॉरेक्स डिक्रीज, अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ क्योंकि जो सी है बेटा वो डायाफ्राम है, और डायाफ्राम हमारे पास हो चुका है डोम शेप यानी कि आर्क्ड हो चुका है, मुड़ चुका है ऊपर को, सो दैट वॉल्यूम बिकम डिक्रीजेस। बी जो है वो हमारे पास आते हैं रिब्स एंड स्टर्नम, जो कि बेटा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ चुके हैं, मतलब अंदर को आ चुके हैं, पहले बाहर थे अब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ चुके हैं। इन सब की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो उस वजह से जो फाउल गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड वो बेटा डिफ्यूज करके चली गई बाहर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपीरेशन हो रहा है, यहाँ पर समझ रहे हो डायग्राम देख के, ठीक है। तो एक्सपीरेशन हो रहा है, तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, एयर गोज इनसाइड द लंग। एक्सपीरेशन में अंदर जाएगी, जाएगी बिल्कुल नहीं जाएगी, बाहर जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत। बी में लिखा है एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, ये ठीक है। इसी के साथ कैपिटल बी है रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। सी है डायाफ्राम रिलैक्स एंड बिकम डोम शेप। क्लियर, ये भी क्लियर है, इसको भी रख लेते हैं। सी ऑप्शन पे आ जाओ, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, लेकिन बी में लिखा है रिब्स एंड स्टर्नम गोज अपवर्ड। अपवर्ड जाएंगे तो फिर तो वॉल्यूम बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी का, कम थोड़ी होगा, तो यानी कि सी ऑप्शन गलत। डी में लिखा है एयर गोज इनसाइड द लंग, अब वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायग्राम क्लियरली किसके लिए है, एक्सपीरेशन बेटा। So the right answer for the question number 18 is the B option. Clear? क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि जो वेंटिलेशन मूवमेंट होती है लंग्स में मैमल्स के केस में वो कौन डिसाइड करता है, किससे वो अफेक्ट होती हैं जो वेंटिलेशन मूवमेंट है। वेंटिलेशन मूवमेंट का मतलब कि जब आप इनहेलेशन करते हो, इनटेक करते हो, या बेटा आप एक्सहेलेशन करते हो, जब आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हो, सो देयर इज अ मूवमेंट इन योर चेस्ट, देयर इज अ मूवमेंट इन योर लंग्स। वो किसकी वजह से है, डायाफ्राम की वजह से है बिल्कुल, क्योंकि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। तो आंसर हमारे पास आता है सी, बोथ ए एंड बी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का रिलैक्सेशन जरूरी है फॉर द ब्रीदिंग पर्पस। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द डायाफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल व्हेन द एक्सपीरेशन ऑफ द एयर टेक्स प्लेस। जब आप एयर को रिमूव करोगे, एक्सहेलेशन करोगे, यानी कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करोगे, तो डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल में क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो सीधा सा पॉइंट है कि जब आप एक्सपीरेशन करोगे तो आपको पता है कि एक्सपीरेशन बेटा पैसिव प्रोसेस है, और आपको ये भी पता है कि पैसिव प्रोसेस में मसल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो चाहे डायाफ्राम है चाहे इंटरकोस्टल मसल है, दोनों ही क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ऑप्शन चेक करो, ए में लिखा है इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, गलत। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड डायाफ्राम रिलैक्स, अगेन रॉन्ग। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम रिलैक्स, इसमें दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। नाउ दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों का रिलैक्सेशन होगा तभी एक्सहेलेशन आप में पॉसिबल है। तो डी हो गया फिर से गलत। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 इज सी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 है इंस्पिरेशन अकर व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स
with respect to the atmospheric pressure and this negative pressure achieved when? इंस्पिरेशन तब होगा जब नेगेटिव प्रेशर होगा, प्रेशर लंग्स में बहुत गिर जाता है। और ये कैसे गिरेगा? जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तभी तो वो नेगेटिव होगा ना, तभी तो गैस बाहर से अंदर डिफ्यूज होगी और तभी आप इंस्पिरेशन कर पाओगे। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि बेटा बी ऑप्शन में ग्रेटर लिखा है तो ग्रेटर का तो मतलब हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव में इंस्पिरेशन नहीं होता है, इक्वल में भी पॉसिबल नहीं है, मोर में भी पॉसिबल नहीं है। सो 21 का राइट ऑप्शन हमारे पास आता है ए। जब आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तब आप में क्या होता है? इंस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन केस ऑफ ह्यूमन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द रेस्पिरेशन। जब आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें कौन सा स्टेप आप इंक्लूड नहीं करते हो या जो आप ये ब्रीदिंग पढ़ते हो? देखो, एल्वियोलर डिफ्यूजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को तो होगा ही होगा, तभी तो एक्सचेंज होगा ना गैसेस का ब्लड में। फिर ब्लड जो है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट भी करेगा, तभी वो सेल तक पहुंचेंगी। फिर सेल में जाके भी गैसेस का डिफ्यूजन होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये बेसिकली आप लोगों के पास जो स्टेप है ये आप प्रॉपर ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में नहीं लेते हो क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। तो 22 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 23 में लिखा है, स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर। जो स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है बेटा, उसको आप किसके लिए यूज नहीं कर सकते? पहली बात तो ये देखो कि जो स्पायरोमीटर है उसको यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि जो स्पायरोमीटर है वो एक चीज को मेजर नहीं कर सकता। किसको मेजर नहीं कर सकता? इट एक्चुअली कैन नॉट मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता। तो अगर आप आईसी देखते हो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है IRV प्लस TV, इसको मेजर कर लेगा। RV इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, मैं पहले ही बता चुकी हूं, इसको स्पायरोमीटर डिटेक्ट नहीं कर सकता। ERV कर सकता है, IRV कर सकता है, बट नॉट द RV। तो 23 का राइट ऑप्शन हमारे पास आता है बी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन में बेटा टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम इज बेसिकली कॉल्ड द टीवी। टीवी होता है जो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में आप जो अमाउंट एयर का अंदर लोगे या फिर जो रिलीज करोगे, दैट इज सिंपली कॉल्ड टीवी। So it is the volume of air inspired or expired in a normal breath। नॉर्मल, फोर्सिबल नहीं करना है, नॉर्मल करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन में फोर्सिबल गलत, सी ऑप्शन में फोर्सिबल अगेन रॉन्ग, डी में भी फोर्सिबल गलत। दिमाग में एक चीज रखो कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर है जो हम रेस्टिंग स्टेज में ले रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, उस टाइम पे फोर्सफुली नहीं लेना है, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो 24 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg। ये करेक्ट है, आपके पास 40 mmHg होता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mmHg। ये भी क्लियर है, 95 mmHg होगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है। Partial pressure of oxygen in the alveolar air is 104 mmHg. This is again correct. The partial pressure of the carbon dioxide in the alveolar air is 60 mmHg. Now that is incorrect statement. मतलब ये है आपका आंसर. It is not 60, it is 40 mmHg. तो जो स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है वो हमारे पास है डी. So D is the right answer. Identify the A, B and C in the given diagram and choose the correct option accordingly. Clear? तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखो ऑप्शन की बात करें तो A जो है बेटा वो कैविटी है जिसको एल्वियोलर कैविटी बोला जाता है बिकॉज दिस इज अ डायग्राम फॉर द एल्वियोलाई। C जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और B जो है वो ब्लड सेल्स हैं विच आर पासिंग थ्रू द ब्लड कैपिलरीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज द एल्वियोलर कैविटी, बी आपके पास आरबीसी है क्योंकि आरबीसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नॉट डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी वाला ऑप्शन तो आप पहले ही निकाल दो, बचा बी और सी। सी पे आ जाओ, जो लेबल कर रखा है सी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा, विच इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। क्लियर? तो राइट ऑप्शन बना 26 का सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी। कितनी मेम्ब्रेन है जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मतलब इफ दिस इज द एल्वियोलाई and this layer is known as the squamous epithelium. It is resting upon a very thin membrane which is called the basement membrane, and then we have this structure pulmonary capillary. तो पल्मोनरी कैपिलरी की जो वॉल है बेटा उसको एंडोथीलियम बोला जाता है, दिस इज द एंडोथीलियम। ये तीनों मिलके बनाती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो कितनी लेयर्स को मिला के बनी? टोटल 3, squamous epithelium, basement membrane and endothelium. So the right answer for the question number 27 is the B option. Then 28 में आपके पास लिखा है diffusion membrane is made up of what? diffusion membrane किस चीज का बना है? तो अभी अभी आपने देखा thin squamous epithelium correct, endothelium correct, सी में लिखा है ऑल ऑफ द अबव और डी में लिखा है बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन द टू करेक्ट। तो 28 का सही ऑप्शन हमारे पास आता है सी, सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। 29 में है बेटा द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलस कैपिलरी। अब जो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जिसको आप एक और नाम देते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो कितनी है? पहली बात तो ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा पतली होती है, जितनी पतली होगी उतना आराम से गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है वो लेस देन 1 मिलीमीटर है। कितनी है? लेस देन 1 मिलीमीटर। सो द राइट ऑप्शन इज द सी विच इज हैविंग लेस देन 1 मिलीमीटर। तो 29 का जो सही ऑप्शन हमारे पास आएगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 38 में लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी हमेशा ऑक्सीजन से ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है ये वैल्यू आपको स्पेसिफाई की गई है। इट इज़ 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। सो द राइट आंसर गोज टू द ऑप्शन बी, 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो ए में 10 to 15 है, सी में स्लाइटली हायर है, डी में स्लाइटली लोअर है, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है 20 to 25 टाइम। तो 38th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे पास आता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। 31 में आपके पास लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास होगा, about A% of oxygen is transported by B in the blood and remaining C% of oxygen is carried in the dissolved state through the D। यहाँ पर बेटा बात हो रही है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, और आपको फिल करना है A, B, C एंड D। ऑप्शन गिवन है आपके पास। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा वो HB के साथ होगा, किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में है। तो 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगा इस फॉर्म में, और बाकी का जो 3% है वो होगा डिजोल्व्ड फॉर्म में, दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। तो द राइट ऑप्शन इज द बी। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा वो बी बनेगा बेटा। 32 में है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ, कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 1 hemoglobin is actually contain 4 heme, and 1 heme can bind with 1 molecule of oxygen. So 1 hemoglobin can bind with 4 molecule of oxygen. Very simple. कौन सा कंपाउंड बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर इज द सी, दैट इज 4 molecule of oxygen. क्लियर? तो 32 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है सी, दैट इज 4 molecule of oxygen.
33 क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसका शेप बताना है बेटा। तो अगर आप ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की कभी भी बात करते हो तो ये ऑक्सीजन है, दिस इज द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB, यहाँ पार्शियल प्रेशर है, तो इसका शेप आता है इस तरीके का। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाओगे परसेंटेज सैचुरेशन भी बढ़ेगा, बट एक पॉइंट पे इट बिकम कांस्टेंट और उसके बाद नो डिक्रीज नो इंक्रीज, तो ऐसी शेप को बोला जाता है सिग्मोइड कर्व। इट इज नॉट J, इट इज नॉट एक्सपोनेंशियल, इट इज नॉट हाइपरबॉलिक, इट इज सिग्मोइड। तो 33 का राइट आंसर हमारे पास आता है ए ऑप्शन। 34 में पूछा गया है कि व्हाट इज बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट क्या कहता है? बोहर इफेक्ट दिया था क्रिश्चियन बोहर ने, और वो कहते कि अगर आपकी बॉडी में PCO2 का लेवल बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, तो मोर एंड मोर H पॉजिटिव आयंस बनेंगे। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे ब्लड का pH गिरेगा, तो ब्लड का अगर pH गिरेगा तो ब्लड विल बिकम मोर एसिडिक इन नेचर। दिस इज बेसिकली द बोहर इफेक्ट। तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन फ्री होगी और वो जाएगी बॉडी टिश्यू के पास, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुका है। तो यहाँ पर बताते हैं, देखो, अराइज इन द लेवल ऑफ PCO2, fall in the pH, decrease the affinity of oxygen with hemoglobin. Obviously blood become acidic, तो hemoglobin के ऑक्सीजन से affinity कम होगी, ऑक्सीजन टूटेगा और बॉडी टिश्यू को रिलीज हो जाएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन बेटा। क्योंकि अगर आप B देखो तो B में लिखा है डिक्रीज लेवल ऑफ PCO2, ये वैसे ही गलत है। C में लिखा है PCO2 का लेवल बढ़ा तो pH भी बढ़ा, pH नहीं बढ़ता है, CO2 के बढ़ने से pH कम होता है क्योंकि H पॉजिटिव बढ़ते हैं, ये भी गलत हो गया। शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट में नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट का मतलब होता है लोडिंग, लोडिंग का मतलब होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना, इट इज नॉट पॉसिबल। So the right option for the question number 34 is the A option. 35 में लिखा है under which condition dissociation of the oxygen from the oxyhemoglobin in the tissue occur. कौन सी कंडीशन है जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है बेटा वो हीमोग्लोबिन से टूटेगा, यानी कि HbO2 टूट के बनाएगा Hb प्लस O2, यानी कि हमारे पास होगा अनलोडिंग, दैट मीन्स डिसोसिएशन। तो ये कब होगा? जब आपका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का O2 का कम होगा। हाई PCO2 होगा तब भी टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर देखो PCO2 ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। हाई H पॉजिटिव भी है क्योंकि अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो H पॉजिटिव भी ज़्यादा है, तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल बी रिलीजेस। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे पास बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। 36 में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन ग्राफ। ये जो गिवन ग्राफ है बेटा दिस इज बेसिकली फॉर द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखो, जो कि सिग्मोइड आपको नजर आ रही है, द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। द पार्ट ए रिप्रेजेंट द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये वाला क्लियर। द पार्ट बी रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, क्योंकि जो डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36 इज द सी ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना ना आपने। 37 में लिखा है ब्लड कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड इन द 3 फॉर्म, द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस फॉर्म। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन यानी कि HbCO2 कितना जाता है? 20 to 25%। बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव मैक्सिमम इस फॉर्म में होगा 70%। डिजॉल्व्ड फॉर्म इन द प्लाज्मा हीमोग्लोबिन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7%। तो आपके पास परसेंटेज कहाँ है? 20 to 25%, 70% and the 7%. So the right option for the question number 37 is the A option. 38 नंबर क्वेश्चन है, read the following statement and select the correct one. करेक्ट ढूंढना है आपने।
The H positive released from the carbonic acid combined with hemoglobin to form the hemoglobinic acid. ये क्लियर है आपके पास? जब भी आपका H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड टूटा तो वो टूटा H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव. HCO3 नेगेटिव चले गए बाहर, अंदर बचा H पॉजिटिव. तो H पॉजिटिव कंबाइन हुआ HB से और इसने बना दिया HB H पॉजिटिव. ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ द इरिथ्रोसाइट इज एल्कलाइन. मोर देन 70% आप ट्रांसपोर्ट करोगे कार्ब अमाइनो में, गलत. हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन 25 ग्राम, नॉट पॉसिबल, इट इज 12 to 16 ग्राम. सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 38 इज ए ऑप्शन. 39 में है ब्लड डू नॉट बिकम एसिडिक ऑल्दो इट कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड. ब्लड कहते एसिडिक नहीं होता है जबकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूअसली डिफ्यूज्ड थ्रू द टिश्यू. Carbon dioxide combined with water to form the H2CO3. In carbon dioxide transport, buffer play an important role. That is the right answer. It is the right option कि जो buffers होते हैं, buffers are basically those compound which help to maintain the pH of the blood. So during the transport of the carbon dioxide, buffers play a very important role. Hemoglobin act as a blood buffer. It regulate the blood pH. तो 39 का correct option हमारे पास है C. 48 नंबर क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो कंपाउंड कौन सा बनता है? HbCO2. नाउ दिस इज नोन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. इट इज नॉट कार्बोक्सी. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कार्बोक्सी लिख देते, तो कार्बोक्सी रॉन्ग है बेटा. जो कार्बोक्सी है वो CO के साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की. तो राइट ऑप्शन है आपका बी, दैट इज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन विच इज HbCO2. तो 48th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? बी, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. इट इज नॉट कार्बोक्सी, रिमेंबर. 41 में है ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड इज प्राइमरली डिपेंड अपॉन व्हाट? मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड करता है? अब इसके लिए आप ये देखो कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. और बाइकार्बोनेट आयंस कब बनते हैं? जब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके बनाते हैं H2CO3, और यही H2CO3 आगे जाके टूटता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में. इसके लिए आपको चाहिए एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि इस रिएक्शन को काफ़ी फास्ट बनाता है. तो ऑब्वियसली बेटा देखो, सबसे पहले है सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, नो. कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 41 इज द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 42 है डिसोसिएशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस व्हेन? आपके पास अगर HbCO2 है तो ये टूटेगा Hb प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा. तो ये कब होगा? व्हेन इट विल हैपन? PCO2 is less in the alveoli and PO2 is also less. PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli. PCO2 is equal to PO2 in the lungs, not possible. PCO2 is equal to PO2 in the tissue, not possible. डिफरेंस होना पार्शियल प्रेशर में ज़रूरी है, तभी डिसोसिएशन या एसोसिएशन आपको मिलेगा. बराबर का रहेगा तो डिफ्यूजन गैसेस का पॉसिबल नहीं है. तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमेशा ज़्यादा रहता है. तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है जिसमें कि HbCO2 है, ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ करेगा तो क्या होगा? HbCO2 के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, उसने बना दिया HbO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई. दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन. ठीक है, तो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 42 इज द बी ऑप्शन.
43 है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ब्रेन का बेटा कौन सा पार्ट है जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में। तो आपका जो मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो प्रेजेंट है आपके ब्रेन के मेडुला पार्ट में। सो दिस सेंटर is located in the medulla oblongata, that is a part of your hind brain, posterior brain का पार्ट है। तो आंसर आपके पास आएगा सी, that is the medulla region। सेरेबेलम का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है, ब्रेन स्टेम का कोई रोल नहीं है, टेम्पोलर रीजन का अगेन कोई रोल नहीं है। तो 43 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 44 है न्यूमोटेक्सिक सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में जो बेटा न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, पहली बात तो ये देख लो कि न्यूमोटेक्सिक सेंटर आपके ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई में प्रेजेंट है, जो अगेन आपके ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट का एक हिस्सा है। और ये सेंटर जो है काम क्या करता है, दिस सेंटर एक्चुअली रेगुलेट द इंस्पिरेशन, कि जैसे आप इंस्पिरेशन सपोज 3 सेकंड तक करते हो तो वो 3 सेकंड तक ही चलना चाहिए। ज़्यादा लंबा सांस अंदर लोगे तो क्या होगा, लंग्स ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे, ओवर स्ट्रेचिंग से लंग्स आपके डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसको रोकना है, तो इसके ऊपर चेक कौन रखता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर क्या करता है, मॉडरेट करता है किसको, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि लिमिट करता है किसको, इंस्पिरेशन की रेट को, कि इंस्पिरेशन अगर 3 सेकंड का है तो वो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। हार्ट रेट से इसका कोई रिलेशन नहीं है बेटा, तो वो ऑप्शन निकाल दो। फ्लो ऑफ ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली है रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया ए ऑप्शन। 45 में आपके पास लिखा है अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो मेन रिदम सेंटर है यानी कि जो मेड्यूला है उसके पास बेटा कीमो सेंसिटिव एरिया है। तो ये एरिया किसके लिए सेंसिटिव है, पहली बात तो इसको कीमो सेंसिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर कीमो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर। और वो किसको डिटेक्ट करते हैं, दे डिटेक्ट द केमिकल चेंज इन द ब्लड। अब ब्लड में केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, सपोज करो आपने थोड़ी देर के लिए अपना सांस रोक लिया, ठीक है ना, तो आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो ना आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता रहेगा क्योंकि कैटाबॉलिज्म चलता रहेगा, है ना। तो आपके ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीजन आप ले नहीं रहे हो क्योंकि आपने ब्रीदिंग रोकी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो H पॉजिटिव बढ़ेगा, H पॉजिटिव बढ़ेगा तो ब्लड का pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ब्लड विल बिकम एसिडिक इन नेचर। तो अब आप लोगों में एक अर्ज उठती है, अर्ज, एक डिज़ायर कि बस बहुत हो गया, अब आप ब्रीदिंग अपनी होल्ड नहीं कर सकते, अब आपको सांस लेना पड़ेगा। तो जब आप एक थोड़ी देर ब्रीदिंग रोक के वापस ब्रीदिंग स्टार्ट करते हो तो नोटिस करो आप हमेशा एक्सेलेशन करते हो, आप कभी भी इनहेलेशन नहीं करते हो, एक्सेलेशन करते हो, क्योंकि वो जो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में इकट्ठी हो चुकी है वो निकालनी है आपने, जब तक वो नहीं निकलेगी ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सकता। पॉइंट इज क्लियर। तो जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर बेसिकली सेंसिटिव टू व्हाट, दे आर सेंसिटिव टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, they are sensitive to the H positive or you can say the pH, but they are not sensitive to the PO2। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना भी है उससे इनको कोई मतलब नहीं है, इनका जो बेसिक कंसर्न है बेटा वो PCO2 और H पॉजिटिव के साथ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है CO2 कंसंट्रेशन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन निकाल दो, सी ऑप्शन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, डी इज द राइट आंसर विच कंटेन बोथ ए एंड सी। तो 45th नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर आप लोगों के पास है दैट विल बी द डी ऑप्शन, जिसमें कि कीमो रिसेप्टर किसके लिए सेंसिटिव होंगे, दे आर सेंसिटिव फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। क्लियर। तो ये था रिगार्डिंग द कीमो सेंसिटिव एरिया विच इज लोकेटेड टू द रिदम सेंटर। तो इस हिसाब से 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है डी ऑप्शन।
So that's all for this lecture. We have discussed all the important multiple choice question as well as the previous year questions of this chapter, breathing and exchange of gases. So hope you are enjoying the benefits of our lecture. Thank you and bye bye.